तो दोस्तों, आज हम अपनी वेब सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड 1 लॉन्च करने वाले हैं। आपने वीडियो देखी होगी जो हमने पहले डाली थी, फिजिक्स एज अ वेब सीरीज। उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम पढ़ने वाले हैं एज अ वेब सीरीज। ठीक है, उसका सीजन 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको देखने से पहले जिसने वो वीडियो नहीं देखी है फिजिक्स एज अ वेब सीरीज, पहले वो आप एक बार देख लें, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ कैरेक्टर्स के साथ आप फेमिलियराइज हो जाएंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर इसमें किस किस तरीके से आने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो एक चार्ज की कहानी है ना, और बहुत पुरानी कहानी है। बात उस जमाने की है जब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई और सीता माता के साथ वनवास के लिए निकले थे। तो उनकी कुटिया के बाहर एक पत्थर था, 14 साल तक वो पत्थर वहीं पड़ा रहा, वही पत्थर चार्ज था। उसके बाद वो पत्थर दौड़ता हुआ पीछे पीछे गया था, है ना। ये जो कहानी है ये भी एक चार्ज की है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ब्रांच का इंट्रोडक्शन दिया है कि एक चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या होता है, उसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है। दौड़ता हुआ चार्ज करंट कहलाता है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उस पर चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। फिर उसके कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद सदी के महाखलनायक माइकल फैराडे का जन्म हुआ था, जिसके दिमाग में बचपन से एक चुल थी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी। इन सारी बातों पे तर्क वितर्क करते हुए हमने बहुत सारी बातें करी, और उसके उसी कंटेक्स्ट में हम आज शुरू करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्या है अपना सीजन 1, और आज आप देखेंगे एपिसोड 1। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं चार्ज की। तो चार्ज के बारे में आपने जो भी सुना है आज तक बचपन से, चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल बेसिक बेसिक बातें करेंगे। चलो, अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली बात आपने क्या देखा होगा इसमें, पहली बात तो ये, पहला, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या देखा है आपने, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आपने क्या देखा, स्केलर है, ठीक है सर, स्केलर है, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। कई बार आप देखेंगे स्मॉल क्यू से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट आमतौर पे इसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसकी, COULOMB, कूलम। ये हमेशा आपको कैपिटल सी ही दिखेगा। एसआई यूनिट हो गई इसकी कूलम, ठीक है। और क्या जानते हो आप इसके बारे में जो आपने बचपन से देखा है। फोर्थ पॉइंट आप देखो, नेचर। नेचर आपको पता है पॉजिटिव, नेगेटिव। पांचवा पॉइंट, लाइक, रिपेल, अनलाइक, अट्रैक्ट। ठीक है, ये 5 बातें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी पेपर में नहीं पूछी जाती। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें इस पे चर्चा करना भी बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें चर्चा करने को कुछ है ही नहीं। बेसिक बेसिक से बातें मैंने एक बार में फटाक से लिख दी, जिसको नहीं भी पता हो तो एक बार रिकॉल हो गया होगा, आपको याद आ गई। इन 5 बातों पे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने पूरी कर। ठीक है, हो गई फॉर्मेलिटी पूरी। ठीक है सर, फॉर्मेलिटी हो गई पूरी, अब आगे बढ़ो, अब कुछ काम की बात करो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इतनी बातें आपको पता है कि, कितनी बातें पता है आपको, आपको पता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट कूलम है जो कि कैपिटल सी उसका सिंबल होता है। नेचर पॉजिटिव नेगेटिव है। लाइक, रिपेल, अनलाइक, अट्रैक्ट, सर ये तो हमने बायो में ही पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विधि का विधान है, दुनिया का दस्तूर है, प्रकृति का नियम है, इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्ट। उसके बाद हमने आगे देखा, आगे हमने क्या देखा, आगे हम देखते हैं इसका एडिटिव नेचर। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी की बात करूं तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे मान लो, सपोज पहले आप समझो एक बारी, एक चार्ज रखा आपने 5 कूलम का, उसके बाद एक और चार्ज रख दिया 5 कूलम का, तो 10 हो गया, और 2 रख दिया 12 हो गया, -3 रख दिया 9 हो गया। यानी कि चार्ज स्केलर है तो स्केलर की तरह ऐड होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें एक मेरा सवाल है, वो आपको सोचना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। सवाल ये है कि जैसे मान लो 5 कूलम रखा है, आपने उस पर और 5 रखा तो 10 हो गया, पर अगर 5 कूलम चार्ज रखा है तो आप 5 और उसे दे कैसे सकते हो भाई।
लाइक लाइक तो रिपेल कर जाएगा ना। तो अगर आपके पास 5 कूलम रखा हुआ है तो आप उसे और 5 कैसे दे सकते हो, रिपेल कर जाएगा। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, ये सोच के बताना कमेंट बॉक्स में, उसके बाद चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आपको आज के लेक्चर में आइडिया मिल भी जाए कहीं ना कहीं कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, और बताओ सर। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है कि चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा। भले मान लो आपके पास कुछ चार्ज है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होगा ही ना। एटलीस्ट अगर एक इलेक्ट्रॉन भी है तो उसका कुछ ना कुछ मास है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज पार्टिकल मासलेस हो जाए। अ चार्ज पार्टिकल कैन नेवर बी मासलेस, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बेसिक सी बात है। इस पॉइंट को आप नजरअंदाज ना करें। अभी थोड़ी देर बाद जब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे तो उसमें देखेंगे इसके मास का क्या इंपैक्ट आता है, और उस पर इतिहास अगर आप उठा के देखो तो पहले सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो जब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है उसका। चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज जो है वो क्या है, एक कंजर्व क्वांटिटी है। लेकिन अब ऐसा बहुत सारी किताबों में देखोगे, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा। आप बोलोगे सर आपने लिखा है चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, इसके बाद ये भी लिखो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम उधर दिखाई दे रहा है, चलो इधर लिख देते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आप बोलो सर आइसोलेटेड सिस्टम मतलब, अच्छा एक बात देखो, आप ऐसा बोल सकते हो कि मान लो आपके पास एक सोडियम का एटम है, आपने एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया इसका, तो तब ये Na पॉजिटिव बनेगा। तो इस पे +1 है तो -1 भी थोड़ी देर हवा में चला गया, है ना, ये बात आप बोलोगे। तो इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो चार्ज जो है आपका वो क्या हो जाएगा, एक कंजर्व क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन मेरा फिर भी इसमें एक डाउट है, ध्यान से सुनना डाउट क्या है। मान लो आपके पास एक 50 किलो की लकड़ी है, एक वुडन ब्लॉक है, एक टेबल है, कुछ है, आप उसे जला दो, जला के राख कर दो, खत्म। 50 किलो की थी, खत्म, राख हो गई बिल्कुल। उसका ना मास बचा है ना चार्ज बचा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब गए। ऐसा हो थोड़े से न्यूट्रॉन गिर गए, लगता है इलेक्ट्रॉन गिरे हुए, ये देखो इलेक्ट्रॉन गिरे हुए, ऐसा तो होगा नहीं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब खत्म, कहां गया वो मास भी गया। आपने आज तक अगर पढ़ा हो कि मास इज अ कंजर्व क्वांटिटी या चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, तो आप ये बताओ इस एग्जांपल में मास और चार्ज कहां गए ये लोग। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इस धरती पे और कुछ कंजर्व हो या ना हो, एक चीज है जो हमेशा कंजर्व रहती है, और उसे हम किस नाम से पुकारते हैं, एनर्जी। किस नाम से, एनर्जी। एनर्जी भाई हमेशा कंजर्व रहेगी। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। एनर्जी के बारे में आपने क्या सुना है, एनर्जी के बारे में हमने सुना है सर क्या है पता नहीं, हमेशा से थी, है, रहेगी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी इज अ कंजर्व क्वांटिटी, कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि एनर्जी ही भगवान है। यही आप भगवान की डेफिनेशन देखते हो शास्त्रों में, क्या कि भगवान क्या है, भगवान पता नहीं क्या है, हमेशा से था, है, रहेगा, एक रूप में आता है दूसरे रूप में जाता है, ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बात तो वही हो गई। तो बेसिकली गॉड इज एनर्जी। आप बोलो सर हमने तो पढ़ा था जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, यही होती है गॉड की फुल फॉर्म। भाई सब एनर्जी का ही खेल है, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी इज गॉड, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी रहेगी। आप बोलो सर कई बार हम देखते हैं, अभी आगे कुछ चैप्टर आएंगे और आप 11th कर चुके हैं, जाहिर सी बात है 12th का लेक्चर देख रहे हैं, तो आपने उसमें कोलिजन वाले चैप्टर में देखा होगा कि चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक, आप मोमेंटम हमेशा कंजर्व करते थे, लेकिन आपने काइनेटिक एनर्जी, परफेक्टली इलास्टिक है तो ठीक है आप कंजर्व करते हो, अदरवाइज नहीं करते, है ना। क्यों नहीं करते, कहां गई वो एनर्जी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब 10th क्लास में, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पहला चैप्टर रहा होगा केमिस्ट्री का, उसमें आपने देखा होगा मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखी हो तो ऐसा लिखा रहता था मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में लिखा रहता था एक्सेप्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक्सेप्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन में, मास कहां जा रहा है ये। अब देखो नागासाकी और हिरोशिमा इसी चीज के शिकार थे।
कैसे? वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुई थी, मास का नुकसान हुआ था और वो मास गया कहां? ये आइंस्टाइन जी ने बताया था। क्या? आप देखो, न्यूटन सर का हम नाम कहां सुनते हैं? बचपन से, जब पैदा हुए थे ना, जब बचपन में छोटे थे, उसके बाद से ही हमने न्यूटन सर का नाम सुनना शुरू कर दिया था। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन जी का ये वाला लॉ, वो वाला लॉ, दुनिया जहान के लॉज दिए उन्होंने। आइंस्टाइन सर आए, E इज इक्वल टू MC, एक ही बारी में सारी पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी सब। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसके अतिरिक्त आपने कहीं नाम सुना? मोस्टली तो यहीं पे है ना। पर आप देखो कि मानवता की जो अचीवमेंट्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स की अचीवमेंट है अभी एज ऑफ नाउ, उसमें 1/3 रोल अकेले आइंस्टाइन का है। आप बोलो सर इसके अलावा तो हमने कहीं नाम ही नहीं सुना। तो क्या इतनी सी बात की पॉपुलैरिटी? भाई ने मास ही गायब कर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे मास दो, मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, किसने कहा था? आइंस्टाइन सर ने। उन भाई साहब ने क्या करा कि मास को ही गायब कर दिया, उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोचो, अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, कितनी भयंकर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना? उतनी सारी एनर्जी, वही जिम्मेदार है नागासाकी और हिरोशिमा का जो उस वक्त हाल हुआ था, वो यही एनर्जी थी। ये मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा और डिटेल में फील लेके पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हमने इतनी बातें पढ़ ली, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है चार्ज इज इनवेरिएंट। सर इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कोई ऐसी चीज है जो वेरी नहीं कर रही होगी। ठीक है भाई, नहीं कर रही, नहीं कर रही का मतलब कैसे? चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है डज नॉट वेरी विद स्पीड। मान लो एक 5 कूलम का चार्ज है, आपने उसे रफ्तार दे दी, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड। एक चार्ज पार्टिकल दौड़ रहा है तो भी उसका चार्ज उतना ही है, शांति से बैठा है तो भी उतना ही है, और कितनी भी रफ्तार से दौड़े उसका चार्ज उतना ही रहेगा। 5 कूलम है तो 5 कूलम भी रहेगा। आप बोलो सर ऐसे तो हर चीज नहीं होगी इनवेरिएंट, कोई एक चीज ऐसी बताओ जो स्पीड के साथ बदलती हो। लो एग्जांपल ले लो, मास का ही एग्जांपल ले लो। मास क्या होता है? m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यानी कि m नॉट जो आपका रेस्ट मास है और v स्पीड से आप चल रहे हो तो आपका ये मास होगा, यानी कि दौड़ते हुए मास चेंज हो रहा है। आप बोलो सर आप ऐसे चलते फिरते घूमते फिरते पढ़ा रहे हो कि आपका मास चेंज हो रहा है। भाई मेरी रफ्तार कितनी है? कौन से 5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा हूं मैं, और 5 किलोमीटर पर सेकंड से भी दौड़ जाऊं तो भी वो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रेशियो बहुत छोटा आएगा, इतना छोटा कि आप उसे तब भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा। अब तो क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू मान लो 1 मीटर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर मैं चल भी रहा हूं तो 1 2 4 10 जो भी है, डिनोमिनेटर देखा है एक बार, 3 इंटू 10 की पावर 8 उसका स्क्वायर, वाया 9 इंटू 10 की पावर 16, लगभग लगभग 10 की पावर 17 को अप्रोच कर गया। 10 की पावर 17 बहुत बड़ा नंबर है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कितना बड़ा नंबर है ना? तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना तो दुनिया में पैसा नहीं है किसी के पास। तो इतना बड़ा नंबर है तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को आप लगभग जीरो ही मान लेते हो, और 1 माइनस जीरो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट वो भी 1 ही हो जाएगा। तो m जो है m नॉट के बराबर की आता है। आमतौर पे आप चलते फिरते हैं मैकेनिक्स में आप देखते हो, मान लो हमने एक सवाल देखा, एक पार्टिकल है उसका मोमेंटम डबल हो गया, तो हम क्या बोलते थे? ठीक है मोमेंटम डबल हुआ, इसका मतलब उसकी रफ्तार डबल हुई होगी। क्या हमने ये माना कि उसका मास डबल हो गया, वो रफ्तार से दौड़ रहा था? नहीं, क्योंकि वो जो रफ्तार है वो उतनी है कि उस पर मास में कोई विशेष फर्क आएगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई कि चार्ज जो है वो रफ्तार के साथ नहीं बदलता। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने स्कूल में पढ़ा था या हमने कोचिंग में पढ़ा था कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, हम इतनी देर तक इंतजार कर रहे थे, आपने वो वाला पॉइंट बताया नहीं। ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए। अब मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कौन सा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, आप ऐसा लिखेंगे। अब इसमें देखो कहीं पे आपको s मिलेगा, कहीं पे z मिलेगा, मिलता रहता है। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, जो होता है जान दो, वो चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हो इस पे कुछ चार्ज आ जाए। क्या चाहते हो आप? कि इस ऑब्जेक्ट पे कुछ चार्ज आ जाए। कितना चार्ज चाहिए आपको? पता नहीं सर कितना ही मिले चलेगा, दे दो थोड़ा सा। मान लो आप कहते हो सर मेरे को एक पार्टिकल है उस पर चार्ज चाहिए 1.6 10 की पावर -19 कूलम। बताओ क्या करूं, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं ये चार्ज?
तो कहां से लाओगे आप ये चार्ज? आप ये चार्ज लाओगे इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना। ये ऑब्जेक्ट है, आपको उसके ऊपर चाहिए इतना चार्ज। अगर पॉजिटिव चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नेगेटिव चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, बात बन जाएगी। अब आप बोलो सर हमें चार्ज चाहिए उस पर 3.2 10 की पावर -19 कूलम, तो आप क्या करेंगे? 2e। पॉजिटिव चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और नेगेटिव चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन डाल दो, है ना? सिंपल सी बात है। तो ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब आप कह रहे हो सर हमें चार्ज चाहिए 16 और 32 के बीच का, 2.4 10 की पावर -19 कूलम। अब बताओ आप कैसे करेंगे? तो देखो भाई, इसका तो एक ही तरीका है मेरे पास, और वो एक तरीका ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल लो, ठीक है, दूसरा पकड़ो, आधा काट के इधर आधा इधर, खत्म बात, है ना? सिंपल सी बात है। तो ऐसा चल जाएगा क्या है मतलब? मैं कह रहा हूं सब छोड़ो, कम से कम इंसानियत का तो ख्याल करो। कभी देखा है इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सब देखा तो हमने एटम भी नहीं है। आप सोचो उसका साइज, उसका रेडियस बेचारा कितना है। किस्तों पे तो जिंदगी चल रही है उसकी। अगर सुबह ब्रेकफास्ट करे तो दोपहर तक जी पाता है, दोपहर को लंच करे तो रात तक जी लेता है, और अगर किसी दिन बिना डिनर किए सो गया ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले दिन सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा। इस तरीके का आदमी है बेचारा, और आप कह रहे हो कि सर इसे काट पीट के आधा कर दो। वैसे तो खैर दुनिया वालों ने इस पे भी रहम नहीं खाया। कैसे? दुनिया वालों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा गया, +-e/3 और +-2e/3। ये चार्ज इस धरती पे संभव है। ये है डाउन क्वार्क्स, ये है अपर क्वार्क्स। ये तोड़ा गया है इलेक्ट्रॉन को, पर आप ये पढ़ोगे नहीं, इनकी चर्चा नहीं करनी अपने को। ये उतने स्टेबल भी नहीं है, तो इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं करते, वो अपने कोर्स में भी नहीं है। जो होता होगा बात की बात है, अभी अपने को इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक है? अभी हम ये मान के चलते हैं कि अगर या तो किसी पार्टिकल पे चार्ज इतना ही होगा या फिर इतना ही होगा। आप ऐसा समझो जैसे आप दुकान पे गए चीनी लेने, 5 किलो चीनी ले लिया आपने, बोलो हो भैया एक दाना कम रह गया, एक उठाओ डाल दो, एक दाना और मिल गया, मजा आ गया। अब सही है। एक बात होता, इस बात में कोई लॉजिक था? एक मुट्ठी भर के डाल लिया होता, थोड़ा बहुत समझ आता, चलो भाई कोई लॉजिक था। एक दाना ऊपर नीचे हो जाए, क्या उससे कोई विशेष फर्क पड़ेगा? अब मान लो एक दाना 0.000123 इंटू 10 की पावर माइनस कुछ इतना ग्राम है, मान लो 0.1 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम है, और एक आध दाना ऊपर नीचे हो गया, उतना तो मशीन नाप के भी नहीं बताएगी कि कम ज्यादा हुआ है। एक दाना ऊपर नीचे जाए तराजू में फर्क भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ऐसे ही जब हम बात करते हैं, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज है वो ±ne इतना ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई वैल्यू नहीं आएगी। चार्ज या तो ई होगा, या 2e होगा, 1000 ई होगा, 1 लाख ई होगा, 1 करोड़ ई होगा, लेकिन 7.5e 9.11e ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को काट पीट नहीं सकते। पर फिर भी हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं 5 कूलम चार्ज, तो हम कभी ये तो चेक नहीं करते ये जो 5 कूलम है क्या ये ई के पहाड़े में आता है, नहीं चेक करते ना। उसका रीजन क्या है? जैसे देखो 1 कूलम चार्ज की आप बात करो, 1 = n e, तो n की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ये लगभग लगभग आएगी 6.25 10⁻18। यानी कि 1 कूलम चार्ज में लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो फिक्स भी नहीं है, एक अंदाजा है, 10⁻18। देख रहे हो किस ऑर्डर में वैल्यू है। अब इसमें अगर एक आध इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो भी जाता है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम क्वांटाइजेशन को, जब भी हम बड़े चार्जेस की बात करते हैं या आमतौर पर जनरल भाषा में, तो हम क्वांटाइजेशन को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एक आध इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऊपर नीचे हो भी जाए तो उससे हमारी सेहत पे कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं, कैलकुलेशन पे भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसकी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पॉसिबल चार्ज या चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, जो चार्ज की पॉसिबल वैल्यूज हैं, दैट कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन। किसी भी पार्टिकल पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब ई पे जो चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज ई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया सर, इतनी बातें समझ गई, मजा आ गया। आगे चलो, आगे चलते हैं। तो ये आपने चार्ज के बारे में बेसिक बातें, बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें सीख ली हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्ज। क्या देखेंगे?
मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बताओ सर कौन से मेथड है, हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। पहला है रबिंग फ्रिक्शन, दूसरा है कांटेक्ट, तीसरा है इंडक्शन। सर तीसरा वाला बढ़िया लग रहा है, बाकी दो तो हम बचपन से सुनते ही आए हैं। पहले पे चर्चा करते हैं, रबिंग या फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, ऐसे घर्षण रब किया, फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, चार्ज आ जाएगा दोनों पे। आपने ऐसी बातें बचपन में पढ़ी होंगी। एक टेस्ट ट्यूब ली, सिल्क क्लॉथ से रब की, है ना, और ड्राई कॉम्ब हेयर में ऐसे, मतलब कॉम्ब जो है ड्राई हेयर में लिया, पीस ऑफ पेपर एट्रेक, सारी बातें पढ़ी है ना। तो इस पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ, फर्जी फर्जी बातें, इस पर सवाल भी नहीं पूछता कोई। हाँ, बट स्टिल अगर मान लो सवाल पूछा जाए तो किस तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको वो बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, क्या, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये रही वो प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब इसके साथ एक सवाल ये आता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास है सेम, आइडेंटिकल, उन्हें रब किया गया। थोड़ी देर बाद, पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ी देर बाद एक पे पॉजिटिव चार्ज आया और एक पे नेगेटिव चार्ज आया। आपको यह बताना है उसके बाद भी क्या दोनों का मास सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा। पहले सोचो, आंसर दो, उसके बाद मैं रिवील करता हूं। तो देखो इसका आंसर यह आएगा कि दो को रब किया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक पे नेगेटिव आया। तो जिस पे पॉजिटिव आया उसका मास कम हो जाएगा क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, और जिस पे नेगेटिव आया इसका मतलब है कि उस पे इलेक्ट्रॉन्स गिरे होंगे। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स गिरे यानी कि जिस पे नेगेटिव चार्ज आया उसका मास थोड़ा सा बढ़ गया होगा, और जिस पे पॉजिटिव आया उसका मास थोड़ा सा कम हो गया होगा, है ना। तो ये हो गई बात मास की। दूसरी बात, दूसरा सवाल यहां पे अपने पास ये बनता है कि सर ये बताओ ए और बी को रब किया तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा। एक टर्म है फाई नॉट, या मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वर्क फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना है। बेसिकली वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं कोई भी भारी इलेक्ट्रॉन, तो उसे हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी देनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो पॉइंट ये, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इस घर्षण में, लड़ाई में अपने इलेक्ट्रॉन्स पहले लूज करेगा। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या समझा आपने, जिसका वर्क फंक्शन कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन गिर ही जाएंगे क्योंकि वो तो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से छोड़ेगा नहीं, है ना। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कांटेक्ट। मान लो एक चार्ज है Q, ये न्यूट्रल है, पास लाई। अब इसका कुछ चार्ज इस पे आता है। जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, आएगा वो भी टॉपिक, तो आप देखेंगे कि अगर बिल्कुल आइडेंटिकल है, मान लो ये Q ये 0, तो Q/2 आ जाएगा। अदरवाइज मान लो बड़ा है ये छोटा है, तो करने के बाद भी, कांटेक्ट में लाने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आधा आधा डिवाइड हो गया, वो एक रेशियो में होगा, रेडियस के रेशियो के हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है। वो हम उस टाइम पे देखेंगे कि पोटेंशियल किस हिसाब से इक्वेट करते हैं और चार्जेस किस हिसाब से, कैसे कैसे कौन सा किसके बराबर होगा, किस पे कितना चार्ज आएगा, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि कांटेक्ट भी एक मेथड है। एक चार्ज पार्टिकल से न्यूट्रल टच करवा दो तो बात बन जाती है, उस पर क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है न्यूट्रल वाले पे भी। ठीक है जी, आगे बात करूं सर। अगला है अपना इंडक्शन। ठीक है, क्या है, इंडक्शन। हाँ सर ये बढ़िया लगा, ये बताओ क्या है, ध्यान से समझना। मान लो ये एक गोला रखा हुआ है, शांति से है, और ये बिल्कुल न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। इस पे मैं चाहता हूं चार्ज आ जाए, तो मैं क्या करता हूं, एक रोड लेके आता हूं। इस रोड पे आप बताओ पॉजिटिव चार्ज माने या नेगेटिव, जो आप कहोगे वो मान लेंगे। चलो पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है। अब बताओ क्या करें। अब देखो ध्यान से, होगा क्या, पॉजिटिव तो हमने मान लिया, ठीक है। अब आप सोचो ये एक स्फीयर है, इसमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन भटकते हुए हैं। यहां पे आई एक पॉजिटिव रोड। अब जैसी वो पॉजिटिव रोड दिखी, इलेक्ट्रॉन्स के जहन में खुशी की लहर दौड़ रही हो, देखो देखो हमारे इलाके में पॉजिटिव चार्ज आया, देखो देखो आ जाओ मिलके आते हैं।
अब इस पॉजिटिवली चार्ज रोड में इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेस्ट तो होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर दौड़ के आएंगे, ऐसे भीड़ भाड़ लगा देंगे। जैसे अपने यहाँ कोई शो वगैरह नहीं चलते, कोई सेलिब्रिटी आती है, ये वो नाम तो किसी का लेना ठीक नहीं है, पर मान लो कोई भी है, ओ अच्छा शो चल रहा है, बढ़िया बढ़िया, ये तो आपके यहाँ भी कोई सेलिब्रिटी आए तो ऐसे शो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस मोहल्ले के भीतर आके भीड़ भाड़ लगा के इकट्ठे हो गए, जैसे कि इसका शो देखने आए हो। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज रोड है, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स बातें करने में व्यस्त है, एंगेज्ड है, इससे मिलने तो आए थे ना इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेस्ट है इसमें। तो इधर इन इलेक्ट्रॉन्स के इधर आ जाने की वजह से यहां पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इधर चले गए, और ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि अभी तक तो इसके साथ कोई लेन देन हुई नहीं है। तो अब हमने क्या किया हमने, हम करेंगे इसके साथ धोखा। क्या करेंगे? धोखा। और वो धोखा कैसे हुआ, इधर ये इलेक्ट्रॉन के साथ बातें करने में व्यस्त है, हमने चुपचाप चुपचाप क्या किया, अर्थिंग कर दी। क्या किया? अर्थिंग कर दी। अब इस अर्थिंग करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज नीचे फ्लो कर गया। क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज नीचे फ्लो कर गया, ये इधर बातें करने में व्यस्त हैं। फिर जैसे ये फ्लो कर गया, उसके बाद मैं इस रोड को हटा दूंगा, और जैसे मैं इस रोड को हटाऊंगा तो अब क्या होगा, अब कहानी कुछ ऐसी आएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज फड़फड़ाते हुए पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लो आ गया चार्ज। तो हमने ये रोड यहां भिड़ाई, टच करी हमने, टच भी नहीं करी, बिना टच इस पे चार्ज आ गया। धोखाधड़ी करी हमने, चीटिंग करी, वो एक अलग मैटर है। कहां? जब ये बेचारे इनसे उलझने में व्यस्त थे, बातचीत कर रहे थे, प्रेम भाव से नैन मटक्का कर रहे थे, आपने चुपचाप इस प्लस चार्ज की अर्थिंग करवा दी, और उसके बाद इसको भी हटा दिया। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ धोखा हो गया। अब ये बेचारे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, बताओ, तो ये गलत बात हुई। चलो कोई बात नहीं जी, हो गई हो गई, होता रहता है ऐसा अक्सर जिंदगी में। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर आके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैं मान रहा हूं कि कंडक्टर है और अच्छा प्योर कंडक्टर है, ठीक है, तो हो गया। अब ये अब क्या करें, अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो हो गया चार्ज इंड्यूस। लेकिन अब इसमें पॉइंट्स टू बी नोटिस। पहला पॉइंट जो आपने किया, अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ है भाई। देख लो, ये रोड थी पॉजिटिवली चार्ज, जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो कैसा है? नेगेटिव है, यानी कि अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ है। इतनी बात अपने को समझ आती है, ठीक है सर, आगे समझ, आगे बताओ। आगे की बात भाई ये है कि एक स्टेटमेंट देता हूं मैं आपको, रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। एक्सप्लेन करो भाई, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, देखो पहले समझो, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज रोड है मेरे पास, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मैं मान लो इसको इसके पास ले गया, ले गया, और ये झटका खा के वापस आ गया। आप क्या कह सकते हो, क्या कंक्लूजन निकालोगे? सर ये पॉजिटिव था, यहां गया, झटका खा के वापस आ गया, इसका मतलब है कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था। बहुत सही, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, ऐसा ही तो होगा भाई। पॉजिटिव था, गया, झटका खा के वापस आ गया, इसका मतलब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था। अब दूसरे केस में क्या है, मान लो ये पॉजिटिव है, ऐसे गया, चिपक गया। अब क्या बोल लो कि सर ये नेगेटिव था? बोलो बोलो। नेगेटिव हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा तो भी चिपक जाएगा, और न्यूट्रल होगा तो भी चिपक जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रोड इससे चिपकने को तैयार है, क्योंकि जबकि ये न्यूट्रल था। तो अगर रिपेल हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि सेम चार्ज उस पर भी था। लेकिन अगर अट्रैक्ट हुआ है तो आप ये कह नहीं सकते कि अपोजिट था। हो सकता है कि न्यूट्रल रहा हो, तब भी क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बेसिक बातें करी, जो थी किस पे? मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे। आपको बेसिकली इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे की चर्चा हम करेंगे किस पे? कूलम्ब्स लॉ पे। किस पे? कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ, कूलम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया था, उसी के नाम पे इसका नाम कूलम्ब्स लॉ पड़ गया। हम इस पे डिटेल चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे।
अभी बस मैं ये बता देता हूँ कूलम्स लॉ का तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाहता है। कूलम्स लॉ छोड़ो, यही बता दो पहले लॉ क्या होता है। आज मैं आपको लॉ बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कूलम्स लॉ की। तो भाई इस भाई ने ये कहा था कि क्या तुम बचपन से बायोलॉजी वाली बातें फिजिक्स में कर रहे हो, लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, बताया था उसने बायोलॉजिकल फैक्ट्स है, विधि का विधान है, दुनिया का दस्तूर है, प्रकृति का नियम है, घिसी-पिटी बातें, कुछ नया करो, कुछ बढ़िया बताओ। कहता मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, बताओ कितना लगता है। तो इसने बताया दो चार्ज जो Q1 और Q2 चार्ज है r डिस्टेंस पे, सपोज करो Q1 Q2 चार्ज थे और r डिस्टेंस पे, तो उसके बीच में, उनके बीच में एग्जैक्टली कितना फोर्स होगा, ये इस भाई साहब ने बताया अपने लॉ के जरिए। ठीक है, अब मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आज मैं आपको ये बता देता हूं कि लॉ क्या होता है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अच्छा, आप पहले ये बताओ ये लॉ आप पढ़ते क्यों? सुंदर बात करते हैं आगे। एक आप पढ़ते हो पॉलिटी में, एक आप पढ़ते हो फिजिक्स में। पॉलिटी में जो आप लॉज पढ़ते हो वो क्या है, मैन मेड। क्या है, मैन मेड। और जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो क्या है, गॉड मेड, लॉ ऑफ नेचर, भगवान के घर से बन के आते हैं ये जो मैन मेड है ये भेदभाव करते हैं, मैनिपुलेशन हो सकती है और मॉडिफिकेशंस भी हो सकती है। भेदभाव कैसे, किसी पे लग गया किसी पे नहीं लगा, ओ हो ये बड़े बाप के बेटा है, चलो कोई बात नहीं, जान दो। ओ हो ये बेचारा गरीब बेसहारा लाचार असहाय आदमी है, इस पे दो चार लोग फालतू लगा दो। ऐसा होता रहता है जिंदगी में। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में ऐसा कोई धोखा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप लॉ को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, आज रात 12 बजे से अनाउंसमेंट हो गई, सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी आज रात 12 बजे से ऐसा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो आप इन लॉज में कर सकते हो, यहां नहीं हो पाएगी। यहां सरकार अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। मान लो आज पीएम सीएम कोई भी है, किसने अनाउंसमेंट कर दी कि भाइयों और बहनों और मित्रों दोस्तों देवियों सज्जनों जो भी कोई है सब सुन लो, गांव वालों देश वालों विदेश वालों सबके आगे आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि आज रात 12 बजे से ग्रेविटी नीचे नहीं लगेगी, ऊपर लगेगी। वाह, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपको क्या होगा? लोग ऐसा समझेंगे कि इस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनके कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, ग्रेविटी अपना काम करेगी, जो होता है वो होता रहेगा। तो फिजिक्स के लॉज कोई भेदभाव नहीं करते, प्राकृतिक नियम है, भगवान के घर से बन के आते हैं, जो जैसा है वो वैसा है। अगर 10th फ्लोर से किसी का पैर स्लिप हो गया, गिरा गया, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो, कुछ भी हो, नहीं हो, बड़े बाप की औलाद हो, छोटे बाप की औलाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लॉ क्या है मैं आपको बताया, रूल रेगुलेशन नियम कायदे कानून। लेकिन यहाँ पॉलिटी और फिजिक्स दोनों में पढ़ते हो, है ना। फिजिक्स वाले पे हो रहे एकदम प्राकृतिक नियम है, बहुत सुंदर लॉज हैं, और एक एक करके हम सारे जितने मेरे को आते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने आपके कोर्स के लिए चाहिए, नीट मेंस एडवांस, इन सबके लिए जो जो बातें हैं, जो जो स्टैंडर्ड बातें हैं वो मैं आपको सारी बताऊंगा। अभी ये जो जनरल सीरीज है ये नीट और मेंस के लिए है। एडवांस के लिए हम इरोडॉफ और पिछले सालों के सवाल या उस लेवल के सवाल, उसकी एक अलग से सीरीज बाद में बनाएंगे। इसको थोड़ा पहले आगे लेके चलते हैं, उसके बाद हम एडवांस वाले बच्चों के लिए डेफिनेटली कुछ करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। कूलम्स लॉ पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका कल आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।